हेलो, वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। सो अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे भी मेरे वीडियोस से पढ़ सके। ओके, इससे पहले हमने मेनिंजाइटिस के पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी तक कवर कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक दैट इज मेनिंजाइटिस फ्रॉम द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हर बार की तरह हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हम क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या बात कर सकते हैं इस बारे में। लाइक प्रीवियस इन्फेक्शन हम पूछ सकते हैं कि इफ ही और शी इज हैविंग प्रीवियस इन्फेक्शन, लाइक नोज इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, आई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे ब्रेन के ब्रेन में जा सकते हैं इजिली, ठीक है। ये सारे इन्फेक्शन हम उनसे पूछ सकते हैं हिस्ट्री। प्रीवियस मेनिंजाइटिस का केस पूछ सकते हैं कि मे बी उनको इससे पहले मेनिंजाइटिस हुआ हो और ये वाला मेनिंजाइटिस उनके लिए सेकेंडरी हो, ठीक है। देन हाँ, और एक और चीज हम उनसे सीजर की हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं कि अगर प्रीवियसली मेनिंजाइटिस हुआ था तो क्या कन्वल्जन्स आ रहे थे, सीजर्स आ रहे थे, ये सारी चीजें हम पूछेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो हम हर बार की तरह वाइटल साइंस पे ध्यान देंगे। तो वाइटल साइंस में हमारे लिए हमारे पास क्या क्या इंक्रीज मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, तो सिंपली पल्स भी इंक्रीज मिलेगी। हो सकता है रेस्पिरेशन में भी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, ये सारी चीजें देखेंगे। देन हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हमें पैथोलॉजी रीजन्स लीजन्स मिलेंगे, सॉरी, या रैशेस मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो रैशेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो इन्फेक्शन के थ्रू रैशेस आ जाते हैं। किस तरह के रैशेस होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं एंड उनको टच करने पे वो वाइटिश नहीं होते हैं, वो रेडिश ही अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये होता इसलिए भी है क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड होने की वजह से वो हमें स्किन पे रैशेस शो होने लगते हैं, वो हम देख लेंगे। देन सीजर अगर आया है तो उसके इंजरी के कहीं पर हो सकता है मार्क हो, हेड इंजरी हुई हो उससे पहले अगर सीजर आया हो, ये सारी चीजें, या टंग बाइट हो गई हो, ये सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे, बॉडी में कहीं इंजरी हो गई हो। विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्योंकि मे बी उसको फोटोफोबिया हो। मैंने आपको बताया था कि जब ऑप्टिक नर्व हमारी कह सकते हैं उस पे अफेक्ट आता है कोई भी, तो क्या होता है कि हमारे आई में या हमारे विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें फोटोफोबिया हो जाएगा, फोटो मीन्स लाइट, फोबिया मीन्स डर, लाइट से डर हो जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी जब उसको ब्राइट लाइट दिखेगी, तो हम ये एग्जामिनेशन ब्राइट लाइट के थ्रू कर सकते हैं। देन ओरिएंटेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हो सकता है मेंटल डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ गए हों, तो ओरिएंटेशन टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, हम उससे वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस लाइक वो इस टाइम कहाँ पे है, टाइम क्या हो रहा है, किसके साथ वो आया, ये सारी चीजें हम ओरिएंटेशन के लिए चेक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें 3 चीजें का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जो कि हमारी की सिम्टम थे, दैट इज नकल रिजिडिटी थी। मैंने आपको बताया था कि जब वो अपने नेक को नीचे की ओर लेके जाएगा और अपनी चिन को अपनी चेस्ट बोन से टच करने का ट्राई करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको इतना ज्यादा स्ट्रेन फील होगा, इतना ज्यादा पेन फील होगा नेक में उसके कि वो नहीं कर पाएगा, दैट इज नकल रिजिडिटी, या हम कह सकते हैं अनेबल टू फ्लेक्स हिज नेक। ओके, फिर मैंने आपको बताया था हमें और भी चेक करना है, जैसे ब्रुडजिंस्की साइन चेक करना था। तो ब्रुडजिंस्की साइन में हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो स्ट्रेट लेट जाए और अपने हेड को फ्लेक्स्ड करे, ठीक, उठाए, अब एलिवेट करे और फ्लेक्स करे नीचे की ओर, चिन को टच करने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करता है तो इसके साथ साथ उसके नीज अपने आप ही फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, अपने आप ही उठ जाते हैं नीज, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको ब्रुडजिंस्की साइन पॉजिटिव है। देन नेक्स्ट था हमारा कर्निक साइन। तो कर्निक साइन हमारा क्या था, कर्निक साइन में हमने उसको क्या बोल दिया था कि वो स्ट्रेट लेटेगा और अपने लेग्स को 90 डिग्री फ्लेक्स्ड करेगा,
फ्लक्स तो वो कर लेगा, अगर वो उस को स्ट्रेट नहीं कर पाया, पहले वाली पोजीशन में अपने पैरों को नहीं ला पाया और उसको लाने में बहुत ज्यादा बैक पेन हुआ, तो वो क्या हम कहलाएगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्निक्स, पॉजिटिव कर्निक्स साइन। तो ये सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है CSF एनालिसिस। ठीक है, तो CSF ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर में हमें देखना है कि ब्लड में ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है या ब्लड कितना ज्यादा कह सकते हैं उन वायरस के लिए कह सकते हैं कि बेनिफिशियल हो गया है कि वो वायरस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड कल्चर में देख लेंगे कि ब्लड का नेचर हमारा कैसा है। देन एनालिसिस ऑफ द CSF एनालिसिस क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हम एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी है, फंगस, पैरासाइट्स, वो हमारे CSF में भी जा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लड सप्लाई। तो उसमें हमें पता चल जाएगा टाइप ऑफ बैक्टीरिया या टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कौन सा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे CSF में प्रेजेंट है। अब आती है बात कि हम CSF लेंगे कैसे। तो हम ये प्रोसीजर, दिस इज अ इन्वेजिव प्रोसीजर कह सकते हैं। हम पेशेंट को स्ट्रेट बैठा कर या लेटरल, जैसे कि ये लेटरली लेटा हुआ है, इसको लेटा कर भी ले सकते हैं। कहाँ पे लेते हैं? लंबर एरिया में लेते हैं। तो लंबर हमारे पास 5 होती हैं, तो लंबर 1 से लेके 3 के बीच में हम, या कहीं कहीं कहा जाता है कि हाँ 1 से लेके 3 तक, 3 लंबर तक हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में इंजेक्ट करेंगे। ये देखिए 3 है, ये रहा 1, L1, ये रहा L2, L3, इसके बीच में हम यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये हो गया लंबर 1, ये L2 हो गया हमारा, L3, L4, ये L5 लास्ट वाला। ठीक है, तो L1 से लेके L3 के बीच में हम कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया और हमने क्या किया, इंजेक्ट करके हमने CSF निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे इस GIF में देखिए इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने यहाँ पे देखिए CSF किस तरह से निकाल लिया है। ये देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप इन्होंने CSF निकाल लिया। अब इसका एनालिसिस हम बाद में करके पता कर सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट है। CSF हमारा क्लियर वाटरी फ्लूइड टाइप का होता है। ठीक, और अगर इसमें इन्फेक्शन होगा तो ये थोड़ा थोड़ा येलोइश आपको शो होगा। देन CT स्कैन और MRI कराएंगे। तो CT स्कैन MRI हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें पता करना है कि टिश्यू इन्फ्लेमेशन हो रखा होगा। क्यों? क्योंकि मेनिंजाइटिस हुआ है। टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हुआ है ये पता करने के लिए हम CT और MRI कराएंगे। स्कल एक्सरे करा सकते हैं टू नो द बोन इन्फेक्शन या साइनस इन्फेक्शन, कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया हो, मे बी कि वो स्कल के बोन तक चला गया होगा, या साइनस, जो हमारे साइनस होते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ साइनस कहाँ पे होते हैं, हमारे नोज के आसपास खाली स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम साइनस बोलते हैं, वहां पर भी इन्फेक्शन जा चुका है या जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या कराना होता है, स्कल एक्सरे कराना होता है। देन एक्सरे ऑफ द स्कल में भी डेमोन्स्ट्रेटेड इन्फेक्टेड साइनस, बता चुकी हूँ ये मैं आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सपोर्टिव थेरेपी देनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की मेंटल और फिजिकल बोथ हेल्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेड रेस्ट, जैसे कि ये कर रही हैं, वैसे ही बेड रेस्ट आपको भी करना है अगर मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, जिससे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ना बढ़े। ठीक है, एक्सेसिव एनर्जी लॉस ना हो, इसके लिए बेड रेस्ट करना है। और मे भी कन्वर्जन कभी भी आ सकते हैं, तो इसके लिए हमें पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा आराम देनी है। देन वाइटल साइंस हम चेक करेंगे टाइम टू टाइम, हार्ट वाली भी चेक कर सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी देंगे क्योंकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज पेशेंट अपने आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि उसकी पर्सनल हाइजीन हमें किस तरह से मेंटेन करनी है। देन जैसे कि उसकी बेडशीट चेंज करवाना, उसकी ब्रशिंग, कोम्बिंग, ठीक है, उसके ड्रेस को चेंज करवाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करानी है। देन साइड रेल्स, तो आप जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो, ये देखिए यही होते हैं साइड रेल्स। तो ये उन पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सीजर्स या एपिलेप्सी आती है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने बेड से गिर जाए सीजर आते टाइम, इसी वजह से ये साइड रेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने आपको कॉजेज के टाइम पे बताया था कि ये मेनली स्नीजिंग वगैरह से भी स्प्रेड हो सकता है, तो ये चीज का हमें भी ध्यान रखना है कि वन पर्सन से अनदर पर्सन ये स्प्रेड ना हो जाए। देन प्रिवेंट सीजर इंजरीज, तो हमें आई ऑन द पेशेंट रखनी है, ध्यान रखना है पेशेंट का कि अगर उसे सीजर्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, उसके आसपास कोई ऐसी शार्प चीज नहीं होनी चाहिए जिससे उसको इंजरी हो जाए। देन उसको हम कह सकते हैं कि हेड इंजरी से हमें बचाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिलो, ये देखिए कितना ज्यादा पिलो का उसको सपोर्ट दे रखा हुआ है, जिससे कि हम उसको हेड इंजरी से बचा सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको इंजर्ड प्रॉपरली कर सकती है, उन सब चीजों को दूर रखना है। देन ट्रीटमेंट देख लेते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो स्टेरॉइड थेरेपी हम देंगे। स्टेरॉइड थेरेपी क्या होता है, कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। मेनली हम इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए देते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है बहुत फास्टली, तो उसके लिए हम स्टेरॉइड थेरेपी देंगे। तो कब देंगे, प्रायर विद द एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक से पहले हम देंगे। क्यों एंटीबायोटिक से पहले हम दे रहे हैं, क्योंकि इट कैन बी डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन एंड वीकन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। पहले से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया को रिड्यूस कर सकते हैं, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टेरॉइड थेरेपी के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हैं। देन जो हमारी एंटीबायोटिक होंगी वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी बाइंड करने के लिए प्रोटीन्स को किसके प्रोटीन्स को, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन्स को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन यूज करता है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, हमारी प्रोटीन यूज कर लेते हैं कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनसे हमारी एंटीबॉडीज या उनको क्या करती है, बाइंड करके रखती है, प्रोटीन को बाइंड कर लेती है, जिससे कि वो उस पे कवर कर सके। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है, 1 से 3 वीक तक हम दे सकते हैं। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द एजेस के, बच्चा होगा, चिल्ड्रन होंगे तो कितने एंटीबायोटिक्स कितने दिन देनी है, किस टाइप के एंटीबायोटिक्स देनी है, या ऑर्गेनिजम्स पे भी बेस्ड है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर है, उसी के बेसिस पे हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। कॉमनली हम एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन दे देते हैं। इकोलाई वगैरह में हम एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है इकोलाई की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रेप्लिकेशन को रोकने के लिए। एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि उसको फीवर आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल अगर बैक्टीरिया का इफेक्ट हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस में ज्यादा हार्मफुल है, तो उसके लिए हम पेनिसिलिन वगैरह फॉलो कर सकते हैं, पेनिसिलिन जी। एनाल्जेसिक दे सकते हैं, बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स। हम अपनी मर्जी से कोई भी पर्टिकुलर एनाल्जेसिक चूज करके नहीं दे सकते। अदर ड्रग्स देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन हो गया, सिफ्रोफ्लॉक्सिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, वेनकोमाइसिन हो गया, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं। असाइक्लोविर हमारा मोस्ट कॉमन ड्रग होता है एंटीवायरल का। एंटीफंगल भी दे सकते हैं, फ्लूकोनाजोल वगैरह, ये डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में आप देख लीजिए, हेयरिंग लॉस हो जाएगा, सिंपली हो सकता है। क्यों सिर्फ हेयरिंग लॉस ही, क्या नेजल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया ट्रेवल करने लगे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेवल करने लगे हैं। हो सकता है कि वो ईयर में जाकर के इन्फ्लेमेशन कर दें, ठीक है, और हेयरिंग लॉस हो जाए। मेमोरी डिफिकल्टी हो सकती है, क्यों, क्योंकि सिंपली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को पहले ही इफेक्ट कर चुके हैं, तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग डिसेबिलिटीज, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया हो तो। गेट प्रॉब्लम होगी। गेट सिस्टम क्या होता है कि हम प्रॉपरली खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं, हम अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम जैसा ड्रंक लोग खड़े होते हैं चलते हैं वैसा कर रहे हैं बिना ड्रंक किए। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। सीजर्स तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक, किसका, केमिकल्स का। देन किडनी फेलियर हो सकता है, सिंपली ब्लड जहां जहां जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां वहां आराम से ट्रेवल हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी ब्लड जो है हमारा वो हर जगह जा रहा है,
तो वो हार्ट में भी जा रहा होगा तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। किडनी में जा रहा है तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो किडनी फेल हो जाएगी। देन शॉक हो सकता है। शॉक कब होता है? जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्रेन में नहीं जा पाता है, तब शॉक होता है। तो सिंपल सी चीज है, किडनी फेल हो रही है, हमारे लंग्स भी फेल हो रहे हैं, कार्डियक फेल हो सकता है, तो शॉक इज अ वेरी कॉमन। क्यों? क्योंकि जब कार्डियक पंप नहीं कर पाएगा, लंग्स प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी ब्लड को, तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि कार्डियक नहीं भेज पा रहा है। देन डेथ हो सकती है सिंपली। इट इज अ सीवियर कंडीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें वाइटल साइंस हर 2 to 4 आवर्ली ले लेना है, क्योंकि हमें पता रखना है कि जितना ज्यादा इन्फेक्शन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उतनी ज्यादा पल्स इंक्रीज होगी। इनपुट आउटपुट मॉनिटर करके रखना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किडनी फेलियर हो रहा है। तो सिंपल सी चीज है, जब किडनी फेल हो रही है तो वो क्या करेगी? यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाएगी। यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाएगी तो यूरिन आउटपुट कम आएगा। यूरिन आउटपुट कम आने को हम क्या बोलते हैं? ओलाइगोयूरिया। नॉर्मल कितना यूरिन आउटपुट आता है हमारे लाइक पर डे, या कह सकते हैं पर 24 आवर कितना यूरिन आउटपुट हो जाता है? इट इज 800 से 20 ml। सॉरी, इट इज 8 से 20 ml। सो नॉर्मल यूरिन आउटपुट हमारा पर 24 आवर कितना आता है? 800 से 2000 ml हमारा पर डे कह सकते हैं कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट आता है। ओलाइगोयूरिया में कितना आ रहा है? लेस देन 400 ml आ रहा है पर डे। सो एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन हमें ट्रीटमेंट फॉलो अप कराना है, एयरवे क्लियर रखनी है, ठीक है। टर्न द पेशेंट एवरी 2 आवर। क्यों? क्योंकि हमें बेड सोर से प्रिवेंट करके रखना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हो सकता है एडमिट हो रहा हो, और हमें बेड सोर से उसको प्रिवेंट करके रखना है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और बेड सोर की वजह से और इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो कॉमन साइट हमारे बेड सोर्स की आप देख सकते हो, हेड होती है, शोल्डर, एल्बो, बटेक, ठीक है, हील एंड टोज। ये सारी चीजें हमारी कॉमन है बेड सोर होने की। तो हमें पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहना है। पोजीशन चेंज करने से हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, क्योंकि उसको ऑलरेडी नकल रिजिडिटी वगैरह है। देन आईवी फ्लूइड मैनेज करते रहना है कि उसका जो आईवी फ्लूइड्स हैं वो प्रॉपर रहें और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो। पेन रिड्यूस करके रखना मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इंटेंसिटी वगैरह देख करके ही फिजिशियन उसका पेन के लिए पेन किलर्स बताते हैं कि कौन से पेन किलर्स लेनी है। उसको डार्क रूम में हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोफोबिया हो रहा है। पोजीशन हम असेस करेंगे, चेंज भी कराएंगे, पर हम देखेंगे कि उसको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। नकल रिजिडिटी उसको ऑलरेडी है, पेशेंट को प्रॉब्लम है मूव करने में, तो ये सारी चीजें हमें केयरफुली देखनी कि उसको पोजीशन चेंज कराते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। हेड को एलिवेट कर सकते हैं जिससे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? अगर आप सोचिए, अगर आप पिलो नहीं लगाते हैं, विदाउट पिलो अगर आप लेट रहे हो तो आपके हेड पे एक अलग सा कह सकते हैं प्रेशर बना रहता है या वेट आपको फील होता है। जब आप पिलो लगा लेते हैं और हेड को ज्यादा एलिवेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और लाइट फील होता है। तो यही चीज है कि हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देना है। सेम एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करनी है एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। सो दिस इज ऑल अबाउट मेनिंजाइटिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। की क्लिनिकल फीचर्स वो 3 जो थे हमारे, नकल रिजिडिटी, पॉजिटिव कर्निक साइन एंड ब्रिड्जिंस्की साइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़िए, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड प्लीज मुझे फॉलो करिए, मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करा दीजिए, करिए, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं ये कर पाऊंगी, वरना मैं नहीं कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। ऑनलाइन क्लासेस का मजा लीजिए। बाय बाय।